अगली सुबह जब सूरज आसमान में अपनी रोशनी बिखेर रहा था, तब गौरी को आंखें बंद किए हुए ही कुछ दिखने लगा। वह कमरा जहाँ काफ़ी लड़के लड़कियाँ थे, सबको नीचे बैठाया हुआ था, सबके चेहरे पर डर पसरा हुआ था। वहाँ कुछ नकाबपोश मौजूद थे जिनके हाथों में AK-47 थी। वो उनका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था, बस आंखें ही नज़र आ रही थी। उसमें सबसे आगे बैठी हुई थी गौरी। सिंपल सा ब्लू प्रिंटेड कुर्ता और उसके नीचे गोल्डन लेगी, उसके साथ ही गोल्डन चुन्नी थी जिसे एक तरफ से कंधे पर डाला हुआ था। बालों को गूंथ कर चोटी में बांधा हुआ था जो एक तरफ से उसके कंधे पर आ रही थी। ना काजल ना ही कुछ और एकदम सिंपल थी वो, फिर भी उसके चेहरे की सुंदरता सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो भी डरी सहमी हुई सी बैठी हुई थी, चेहरा पसीने से तर था। उसने जैसे ही देखा कि वो आदमी इकट्ठा होकर कुछ बातें करने में बिजी हो गए हैं, उसने हिम्मत दिखाई और वहाँ से खिसकते हुए विंडो के बाहर झांक कर देखा। पर बाहर भी अंदर जैसे ही नकाबपोश आदमी यहाँ से वहाँ गश्त लगा रहे थे। गौरी ये देख ही रही थी कि उसके कानों में गुस्से भरी आवाज़ पड़ी। ए छोकरी, वहाँ क्या कर रही है तू? यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है ना? रुक, अभी बताते हैं। बड़ी होशियार बन रही है। सबसे पहले तुझे ही मारते हैं, इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा और सरकार हमारी बात मानने पर विवश हो जाएगी। ये कहते हुए उसने अपने पास खड़े आदमी को देखकर कहा, ए हाशिर, जा पकड़ कर ला उस लड़की को। उसके इतना कहते ही वो आदमी गौरी की तरफ बढ़ गया। गौरी की तो सांसें ही अटक गई थी, डर के मारे उसका बुरा हाल था। मुंह खुलने से इनकार कर रहा था, पर जब उसने उस आदमी को अपने पास आते देखा तो उसने पीछे खिसकते हुए कहा, नहीं, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो मुझे माइनर अस्थमा है न, तो मेरा दम घुट रहा था, इसलिए बस फ्रेश एयर मतलब ताज़ी हवा ले रही थी। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने गुस्से से उसको घूरते हुए कहा, बहुत समझदार समझती है खुद को, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। तय फ्रेश एयर चाहिए थी ना, अभी तुझे मार देते हैं, उसके बाद लेती रही हो फ्रेश एयर। गौरी पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गई। वो छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, पर उस आदमी ने उसकी बाँह पकड़ ली और उसे खींचते हुए पहले आदमी के पास ले गया। अब उस आदमी ने गौरी के सर पर गन पॉइंट करते हुए कहा, हम तुझे इस रोज़ की परेशानी से छुटकारा दिला देते हैं। जब जान ही नहीं रहेगी तो दम किसका घुटेगा? वैसे भी तुम्हारी सरकार हमें अब तब तक सीरियसली नहीं लेती है जब तक हम तुम जैसे 2-4 हिंदुस्तानियों को मारकर तुम्हारी लाश उन्हें गिफ्ट न कर दे। ने ये कहते हुए ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी और गोली चलने की आवाज़ के साथ सब स्टूडेंट की चीख निकल गई। गौरी की सांसें ही रुक गई थी, आंखें भींची हुई थी। वहीं बाकी सब भी बेहद डर गए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, तभी उनके कानों में फायरिंग की आवाज़ पड़ गई। गौरी को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने उसको पकड़ कर खींचा है, उसने तुरंत झटके से अपनी आंखें खोल ली और इसके साथ ही वो चीख उठी। उसके चीखने के साथ ही एक गोली चली और डर के मारे गौरी इस वक्त जिसके सीने से लगी हुई थी, उसने उसके जैकेट में अपना मुंह छिपा लिया। वह इंसान झटके से गौरी को लिए हुए पीछे की तरफ झुक गया और झट से वापस सीधा खड़ा होकर पीछे खड़े आदमी को बिना देखे ही उसके भेजे के बीचों बीच के बाद एक 3 गोली दाग दी और नफरत से बोला, यू बास्टर्ड्स, तुम्हारी जात ही कुत्तों जैसी है, तुम्हें बस पीठ पीछे भौंकना आता है। पर तुम ये भूल जाते हो कि इंडियन आर्मी बब्बर शेरों की फ़ौज है, जिसका एक एक सिपाही तुम जैसे खुजली वाले कुत्तों को तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही। उसने तुरंत राउंड घूमते हुए एक के बाद एक सभी नकाबपोश आदमियों को शूट कर दिया और अब उसको कवर देते हुए सेना के और भी जवान अंदर आए तो उस लड़के ने उन्हें देखते हुए कहा,
सबको सेफली बाहर तक ले जाओ। किसी एक को भी एक क्रोच तक नहीं आनी चाहिए, और अगर फिर से कोई कुत्ता तुम्हारे सामने आ जाए तो मार देना सालों को। उसकी कमांड सुनते ही उन सैनिकों ने सबको धीरे धीरे बाहर निकाला। उनके आगे और उन्हें कवर करते हुए सैनिक उनके साथ ही जा रहे थे, और रास्ते में जो भी उनके आगे आता वो उसे हमेशा के लिए दुनिया से हटा देते। लगभग सभी निकल गए थे। इस बीच न ही उस लड़के का ध्यान गया कि गोरी अब भी उसके सीने में अपना सर छिपाए खड़ी हुई थी, और उसने डर के मारे उसके कंधे पर और सीने पर से उसकी यूनिफॉर्म को पकड़े हुए था। गोरी तो गोलियों की आवाज़ से ही इतना डर गई थी कि ना उसे इस बात का होश था कि वो कहाँ और किस अवस्था में है, और ना ही उसे उस लड़के की कोई बात सुनाई दे रही थी। जब सभी निकल गए, बस इक्का दुक्का बच्चे और गोरी ही बच गई थी, तो वहाँ से सबको निकालने वाले ऑफिसर ने उस लड़के को देखते हुए कहा, सर, इन मैडम को आप खुद लेकर चलेंगे? उसकी बात सुनकर अब जाकर उस लड़के ने उस लड़की की तरफ देखा जो उससे ऐसे चिपकी हुई थी जैसे कि एक शरीर दो आत्मा हो। लड़के ने सामने खड़े जवान को देखा और फिर गोरी को देखकर बोला, मिस, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अब सेफ हो। उसकी बात सुनकर गोरी ने उसके सीने से हल्का सा नसर बाहर निकाला, और ऊपर देखते ही उसकी डरी सहमी भूरी आंखें एक जोड़ी काली आंखों से टकरा गई जो उसे ही देख रही थी। गोरी की तो बस आंखें ही उस लड़के को दिखी, पर गोरी ने उस लड़के का पूरा चेहरा देख लिया था। जैसे ही वो हैंडसम सा चेहरा उसकी नज़रों के सामने आया, गोरी चिहुक कर बैठ गई। पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी वो। डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने अपना पसीना अपनी चुन्नी से पोंछते हुए कहा, ये अचानक इतने सालों बाद ये सपना कैसे आ गया? बच गई, वरना आज तो मेरी जान ही निकल जाती। इतना कहते ही उसे शिव का चेहरा याद आया, जिसे अभी ही उसने सपने में देखा था। ये याद आते ही गोरी की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। उसने गुस्से से कहा, ये सब उन मिस्टर राठौर की वजह से हो रहा है। कल से सबने उनके नाम की माला जप जप कर पागल किया हुआ है, तभी मुझे सपने में भी वही दिखे। मिस्टर राठौर, तुम्हारी तो खैर नहीं, बड़े ही बेकार इंसान हो। अगर उस दिन मुझे बचाना ही था तो बताकर तो वो करते जो करना था। ऐसे अचानक गोली चलाकर मुझे बचा रहे थे या मार रहे थे? तब तो मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आते आते ही बचा था, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम तो बंदूक और गोलियों से ऐसे खेल रहे थे जैसे बचपन में खिलौनों की जगह इन्हीं सब से खेले हो। पर मैं तो तुम्हारी वजह से डर गई थी, जान निकलते निकलते बची थी। रुको, अब जब मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं इन सब का बदला लूंगी। अब उसने घड़ी की तरफ देखा तो 6 बज गए थे, तो उसने बेड से उठते हुए कहा, चल गोरी, तैयार हो जा। अब उठ ही गई है तो पहले माँ की मदद कर देती हूँ, उसके बाद तैयार हो जाऊंगी। वो वॉशरूम में गई, फिर वो बाहर आकर अपने बालों का जोड़ा बांधते हुए रूम से बाहर निकल गई। नीचे किचन में पहुंची तो किचन खाली देखकर उसने गैस पर बर्तन चढ़ाया और चाय बनाने लगी। वो चाय में अदरक डाल ही रही थी कि तभी उसके कानों में ज्योति जी की आवाज़ गई, लाडो, आप यहाँ क्या कर रही है? उसकी आवाज़ सुनकर गोरी ने पीछे देखा तो ज्योति जी अब उसके पास आ चुकी थी। गोरी ने उन्हें देखकर मुस्कुरा कर कहा, माँ, मैं आज जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा आपकी मदद कर दूँ। आप यहाँ नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं चाय ही बना दूँ। उसकी बात सुनकर ज्योति जी ने बड़े प्यार से उसके गाल को छू कर कहा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम हैं ना। और जब आप अपने ससुराल चली जाएंगी तब तो सब आपको ही करना है, तो यहाँ तो आप हमारी लाडो की तरह रहिए। फिर आपको कॉलेज भी तो जाना होता है, अगर अभी काम करोगी तो थक जाओगी, फिर वहाँ अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगी। उनकी बात सुनकर गोरी उदास हो गई, पर उसने जल्दी ही अपनी उदासी को छिपा लिया
और चाय में अदरक डालते हुए मुस्कुरा कर बोली, चाय बना लूँ, फिर चली जाऊँगी। ज्योति जी भी अपने काम में लग गई। गौरी ने चाय बनाई और एक कप उनको देकर वहाँ से चली गई। अब वो सबसे पहले पापा के कमरे में गई तो कैलाश जी ने अपने जूते पहन रहे थे। गौरी उनके पास चली गई और मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग पापा। उसकी आवाज़ सुनकर कैलाश जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, गुड मॉर्निंग बेटा, पर आज हमारी लाडो इतनी सुबह सुबह कैसे जाग गई? उनकी बात सुनकर गौरी ने उनके आगे ट्रे करते हुए मुस्कुरा कर कहा, बस आज नींद जल्दी खुल गई तो सोचा आज कुछ काम किया जाए। और कुछ तो माँ ने करने नहीं दिया, पर चाय बनाई है। और कुछ तो माँ ने करने नहीं दिया, पर चाय बनाई है मैंने, पीकर बताइए कैसी बनी है। उसकी बात सुनकर कैलाश जी ने कप उठाया और चाय की चुस्की लेने के बाद मुस्कुरा कर कहा, हमारी लाडो के हाथ में जादू है, वो कुछ भी बनाए और अच्छा न बने, ऐसा कभी हो सकता है? आज भी हमेशा की तरह चाय बहुत अच्छी बनी है। हमारा तो दिन बन जाता है जब आपके हाथों की चाय के साथ हमारी सुबह की शुरुआत होती है। पर बेटा इसकी आदत मत डालना हमें। जब आप ससुराल चली जाएंगी तो हम कैसे रह पाएंगे? ये कहते हुए वो उदास हो गए। गौरी की मुस्कान भी फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पहले ज्योति जी और अब उसके पापा की बात वो टूट गई थी। अब वो खुद को संभाल नहीं पा रही और नम आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, पापा आप सब मुझे भगाना क्यों चाहते हैं? उसकी बात सुनकर कैलाश जी ने कप टेबल पर रखा और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोले, हम आपको क्यों भगाना चाहेंगे? आप तो हमारी रानी बिटिया है। जब हमें डॉक्टर ने कहा था कि हमें बेटी हुई है तब हम खुशी से नाचने लगे थे। जब मयंक हुआ तब भी हम इतने खुश नहीं हुए थे, जबकि वो हमारी पहली संतान थी। गौरी ने अब भी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तो पापा आप सब हम मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाना। अब कैलाश जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा शादी तो एक ना एक दिन सबको करनी पड़ती है। हर इंसान को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो ज़िंदगी भर उसका साथ निभा सके। ये तो दुनिया की रीत है कि बेटी चाहे कितनी भी लाडली हो, एक ना एक दिन उसको दुल्हन बनकर अपने बाबुल के घर को छोड़कर अपने पिया के घर जाना ही पड़ता है। जाने किस बेदर्द ने ये रीत बनाई होगी। ज़रूर वो इंसान नहीं होगा या उसे अपनी बेटी से प्यार ही नहीं होगा, तभी उसने ऐसा कठोर नियम बना दिया। हम तो अगर उस पल की कल्पना भी कर ले जब हमारी नन्ही सी चिड़िया हमारे आंगन को सूना करके किसी और के आंगन में अपनी खिलखिलाहट से चहकाने चली जाएगी, तो हमारा कलेजा फटने को होता है। बेटा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर अपने स्वार्थ के लिए आपको सारी उम्र अपने पास तो नहीं रख सकते ना। आपके जन्म के साथ ही हमने उस दिन से सपने बुन लिए थे जब हमारी लाडो शादी के लाल जोड़ा पहने हमारे सामने आएगी। हमने कभी आपकी विदाई की कल्पना तक नहीं की, पर आपको दुल्हन बनते देखने का ख्वाब आज भी हमारी आंखों में पलता है। हमारी लाडो जब दुल्हन के लाल जोड़ा पहनकर हमारे सामने आएगी तब हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी और हमारी लाडो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगेगी। गौरी रोते हुए उन्हें देख रही थी, तो अब उन्होंने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, चलिए अब रोना बंद कीजिए, हमारी बेटी तो बड़ी समझदार है, फिर इतनी सी बात पर आप रो क्यों रही है? अभी तो आपकी शादी में बहुत वक्त है और हम चाहते हैं कि हमारी लाडो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। आपकी मुस्कान हमारे दिल का चैन है और आपके आंसू सीधे हमारे दिल पर लगते हैं। अब आप सोच लो, आप अपने पापा को दर्द देना चाहती है या उन्हें खुशी देना चाहती है? उनकी बात सुनकर अब गौरी एकदम चुप हो गई और होठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ,
इसलिए अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। चलिए आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी, मैं भैया को चाय देकर आती हूँ। कैलाश जी ने उसके माथे को चूम लिया तो गौरी मुस्कुरा कर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही कैलाश जी ने अपनी आंखों के कोनों को साफ किया और मुस्कुरा कर कप को अपने लबों से छू लिया। गौरी भी बाहर निकली तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने खुद को कंट्रोल किया और गुस्से से खुद से बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम मिलो तो सही, मैंने तुम्हारे सारे बाल ही नोच लेने हैं। उसके बाद देखती हूँ कि तुम मुझसे कैसे शादी करते हो। अपने दिल में शिव को कोसते हुए वो मयंक के रूम तक पहुंची कि रूम से बाहर निकलते मयंक से टकराते टकराते बची। उसने घबरा कर पीछे हटते हुए कहा, भैया अभी मेरी चाय गिर जाती। उसने गुस्से से मयंक को देखा और उसने अपने कान को पकड़ते हुए कहा, सॉरी गुड़िया, मैंने तुझे देखा नहीं था। वैसे तो इस वक्त यहाँ। गौरी ने उसका ऐसा कहते ही ट्रे उसकी तरफ बढ़ा कर कहा, चाय लाई थी मैं आपके लिए। अब प्लीज़ आप मत कहिएगा कि मैं बस कुछ वक्त के लिए यहाँ हूँ, इसलिए आपको अपने हाथों की चाय की आदत न डालूँ। अगर आपने ऐसा कहा तो मैं शादी से इनकार कर दूँगी और कभी शादी नहीं करूँगी। इसके साथ ही मैं आपसे कभी बात भी नहीं करूँगी। वो गुस्से से उसे देखने लगी, जबकि उसकी बात सुनकर मयंक मुँह खोले उसे हैरानी से देख रहा था। वो जैसे ही चुप हुई, मयंक ने हैरानी से कहा, मैं तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा था, फिर तूने मुझे इतना सुनाया किस खुशी में। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखते हुए कहा, तुझे माँ या पापा ने ऐसा कुछ कहा क्या। उसकी बात सुनकर एक बार फिर उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने अपनी नज़रें झुकाकर हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि अगर वो बोलती तो रो ही देती। उसने छिपाने की कोशिश तो की, पर मयंक ने उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देख ही लिया और वजह भी समझ गया था। उसने कुछ कहा नहीं, बस उसको एक तरफ से अपने सीने से लगा लिया। तो गौरी सुबकते हुए बोली, भैया मुझे शादी नहीं करनी, मैं आप सबसे दूर नहीं जाना चाहती। इससे ज़्यादा वो कुछ कह ही नहीं पाई, पर उसकी सिसकियों की आवाज़ मयंक को साफ सुनाई दे रही थी। उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, मत करना तुम शादी, मैं मिस्टर राठौर को मना कर देता हूँ और साथ ही सचदेव पापा को भी कह देता हूँ कि मैं कृतिका से शादी नहीं कर पाऊँगा। उसने बड़ी ही सहजता से अपनी बात कही। पहले तो गौरी खुश हुई, पर जैसे ही उसने कृतिका वाली बात कही, गौरी हैरानी से सर उठाकर उसको देखने लगी। तो मयंक ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि उसके बाद तुम्हें हम सब से दूर जाना होगा और तुम हमें इतना प्यार करती हो कि हमें छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम शादी ही नहीं करना चाहती। तो कृतिका भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, उसकी फैमिली भी उसको बहुत प्यार करती है। अगर मैंने उससे शादी की तो उसे भी तो अपने परिवार को छोड़कर मेरे पास आना होगा, अपने परिवार को छोड़कर मेरे परिवार को अपनाना होगा। वो भी अपने परिवार के साथ रहना चाहती होगी। जब मैं अपनी बहन को किसी दूसरे के घर नहीं भेज सकता तो किसी की बहन को उससे दूर कैसे कर सकता हूँ। इसलिए ना तू शादी करेगी ना ही मैं करूँगा और हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही साथ रहेंगे। वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर गौरी उससे अलग हो गई और अपना सर झुकाकर बोली, मैं शादी करूँगी भैया, आपको भाभी को मना करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मयंक की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड़िया, जैसे तुम हमसे बहुत प्यार करती हो, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे जाने से दुख हमें भी उतना ही होगा जितना तुम्हें होगा, पर बेटा ये तो ज़िंदगी का एक पड़ाव है। शादी करके लड़की नई जगह जाती है। पहले उसका एक परिवार था जो उससे बहुत प्यार करता था। शादी के बाद उसके दो दो परिवार हो जाते हैं और उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। एक जीवन साथी मिलता है जो हर सुख दुख में उसका साथ निभाने का वचन देता है
और आपके लिए तो हमें ऐसा परिवार मिला है जो आपको उतना ही प्यार करेगा जितना हम करते हैं। तुमसे कुछ छूटेगा थोड़ा ही। पहले तुम्हारे पास एक पेरेंट्स थे, शादी के बाद 2 मिल जाएंगे। अभी तुम्हारे पास एक ही भाई है जो तुम पर अपनी जान देता है। शादी के बाद तुम्हारे 2 भाई हो जाएंगे, एक बड़ी तो एक छोटी बहन मिल जाएगी। तुम भले ही यहाँ से चली जाओगी, पर ना ही तुम्हारा हमसे रिश्ता बदलेगा और ना ही हमारा तुम्हारे लिए प्यार बदलेगा। कुछ नए रिश्ते बनेंगे ज़रूर, पर पुराने टूटेंगे नहीं। चलो अब रोना छोड़ो और जल्दी तैयार होकर आओ, आज हम दोनों पापा के साथ चलते हैं। गौरी ने उदास नज़रों से उसे देखा तो उसने इशारे से मुस्कुराने के लिए कह दिया और अब गौरी मुस्कुरा दी। मयंक ने कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो गौरी ने झट से पीछे हटाते हुए बोला, चाय ठंडी हो गई है, मैं बना लाती हूँ दूसरी। मयंक ने उसकी बात सुनकर कहा, चाय तो मैं तुम्हारे हाथों की ही पीऊँगा, पर पहले तुम जाकर चेंज करके आओ। जब पार्क से वापस आएंगे तब पिलाना मुझे अपने हाथों की चाय। गौरी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली, ओके भैया। इतना कहकर वो वहाँ से भाग गई तो मयंक ने भी एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखों की नमी को छिपाते हुए नीचे चला गया। नीचे कैलाश जी पहले ही खड़े थे। उन्होंने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तो तुम्हें भी रुला दिया उन्होंने? उनकी बात सुनकर मयंक ने नाराज़गी से कहा, उसने नहीं रुलाया, आपने और माँ ने मेरी गुड़िया को रुलाया है। उसके सामने ऐसी बातें मत किया कीजिए। जानते हैं ना आप, वो अभी बच्ची है, कितनी इमोशनल है। आपकी और माँ की बात सुनकर उसने शादी से ही इनकार कर दिया था। बड़ी मुश्किल से समझाया है मैंने उसे, आगे से ऐसी बातें मत करिएगा। वो रोने लगती है। उसकी आंखें नम हो गई तो कैलाश जी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर मुस्कुरा कर कहा, सॉरी बेटा, आगे से ध्यान रखेंगे। उनकी बात सुनकर मयंक ने नम आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, पापा, ये विदाई की रस्म किसने बनाई है? क्या उसके पास दिल नहीं था? उसकी बात सुनकर कैलाश जी ने उसको अपने गले लगा कर कहा, बेटा, जो भी हो, अब सबको ये दर्द सहना ही पड़ता है। तो हमें कह रहे थे, अगर अब उन्होंने आपकी बात सुनी तब वो नहीं रोएगी। मयंक अब उनसे अलग हो गया और अपने आंसुओं को पोंछकर मुस्कुरा कर बोला, मैं उसे कभी कमज़ोर पड़ने नहीं दूंगा। वो मेरी ताकत है, तो मैं उसकी कमज़ोरी कैसे बन सकता हूँ? उसकी बात सुनकर कैलाश जी भी मुस्कुरा उठे और किचन से बाहर आती ज्योति जी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी, जबकि आंखें तो उनकी भी नम हो गई थी। वो वापस किचन में चली गई। अब कैलाश जी ने मुस्कुरा कर उसे देखते हुए पूछा, आज जाना नहीं है आपको? उनकी बात सुनकर मयंक ने मुस्कुरा कर कहा, आज गुड़िया भी हमारे साथ जाएगी। उसकी बात सुनकर कैलाश जी ने उसे हैरानी से देखा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर यहाँ रही तो वही सब सोचकर दुखी होती रहेगी, इसलिए आज वो हमारे साथ चलेगी। अब कैलाश जी भी मुस्कुरा कर रह गए। कुछ देर बाद टॉप और लोअर पहने गौरी ने वहाँ कदम रखा तो दोनों ही उस क्यूट सी लड़की को देखकर मुस्कुरा उठे, जो अब एक क्यूट सी बच्ची लग रही थी। जो उनके पास आई तो कैलाश जी ने मुस्कुरा कर कहा, चलिए, आज तो हमारी लाडो भी हमारे साथ चलेगी। अब तो हमें और भी अच्छा लगेगा बाहर जाकर। उनकी बात सुनकर गौरी भी मुस्कुरा कर उनके साथ चल दी तो उसकी मुस्कान दोनों के चेहरों पर मुस्कान ले आई। बाहर जाकर बाकी दोनों ने तो जॉगिंग की, पर गौरी तो सारा वक्त बस पक पक करती रही और दोनों को परेशान करती रही, पर दोनों खुश थे। 1 घंटे बाद वो घर आ गए तो गौरी ने मयंक के लिए चाय बनाई और उसे दी। फिर सब तैयार हुए और साथ में ब्रेकफास्ट करने के बाद सब अपने अपने रास्ते निकल गए।